अब मेरे जो हमारे साथ जो एडिटर्स हैं उनसे राजगोपालन सर प्लीज गो अहेड। जी, ट्विटर को जो सीईओ है, पुराना सीईओ, he has been accusing you of Jack bringing Dorsey. pressure on the farmers agitation. इसके ऊपर विदेश मंत्रालय का क्या रीति है? ट्विटर एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का हिस्सा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है ये उनका काम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के मंत्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशर लेके आया मैं जवाब दे रही हूँ सर। राजीव चंद्रशेखर जी उसके एमओएस हैं, उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान दे दिया है। आप मेरी निजी राय मांगेंगे तो मैं आपको निजी राय दे सकती हूँ, और मेरी निजी राय है क्योंकि मैं डाटा प्रोटेक्शन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की जो कमेटी थी उसकी भी चेयरपर्सन रही हूँ, तो कुछ जानकारियाँ मेरे पास हैं। उसी जानकारी के तहत मैं कहूँगी कि एलन मस्क ने जब ट्विटर कंपनी को खरीदा तो उन्होंने ट्विटर फाइल्स खोली अमेरिका के अंदर, मगर भारत के अंदर ट्विटर फाइल्स अभी तक खुली नहीं है। वो ट्विटर फाइल्स खुलेंगी तो बहुत सारे साक्ष्य आपके हमारे सबके सामने आएंगे, और मैं एलन मस्क को कहूंगी कि आपने जो नई कंपनी ली है उसमें भारत की जो फाइल्स हैं उनको भी खोलना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़, जिस तरीके की बात जैक डॉर्सी ने कही है, उस समय पर क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ वो भारत सरकार को भी खोलने का अधिकार है। भारत की सुरक्षा और राइट टू क्या कहना चाहिए, फ्री कम्युनिकेशन। तो जो एल्गोरिदम्स हैं वो मैनिपुलेटेड हैं, वो चीज़ें सामने हैं या नहीं है, भारत की सरकार उसको खोल के देख सकती है। मैम, जैक डॉर्सी तो खुद ही अपना डेटा इलॉन मस्क को नहीं दे पा रहे थे, जो स्पैम डेटा उनसे मांगा जा रहा था फेक अकाउंट्स का। रामकृपाल सर। मीनाक्षी जी, एक तो ये है कि बीजेपी हमेशा मानी जाती रही है कि बीजेपी एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करती है और बाकी पार्टियां रिएक्ट करती हैं। यानी आप एक्ट करते हो, चाहे मंदिर यहीं बनाएंगे या अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब कोई विदेशी नीति पर जिस तरह से आप उसको लेफ्ट लिबरल कहिए, जो भी कह लीजिए, जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं जिस तरह से वो हमारे बारे में बात करते हैं, या राहुल गांधी गए, अगर वो एक ब्रिटेन में एक वाक्य कह देंगे या हमें यूएस में एक वाक्य कह देंगे, तो जिस तरह से बीजेपी रिएक्ट करती है, ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जाते हैं। अगर राहुल गांधी ने कोई एक बात वहाँ जाके कह दी, उस पर इतना ज़्यादा हंगामा, कम से कम मासेस की बात मैं नहीं करता, लेकिन क्लासेस के अंदर जैसे लगता है कि बीजेपी बहुत डिफेंसिव है। एक सवाल तो इस पर आप जो भी कहना हो कहिएगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि चूंकि आज ही की हेडलाइन है, मैं एक आपको मानता हूँ बीजेपी की बहुत वरिष्ठ नेता, ये जो कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 2024 के इलेक्शन से पहले कोई ऐसा एजेंडा आ जाएगी या इसको एक 2024 के इलेक्शन तक इसको एक इशू बनाया जाएगा, और उसके बाद इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं अगर उल्टा शुरू करूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारा एक एजेंडा है, आज से नहीं, जब से पार्टी बनी है। और दुनिया के किसी भी देश में सिविल कोड अलग अलग है ऐसा नहीं होता जी। उनके यहाँ कानून एक ही होता है सबके लिए, और सबको उसमें बंधना होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो जब से पार्टी 1980 में बनी तो वो इस मुद्दे को लेकर बनी। 370 हमारा मुद्दा था, जो हम अपना वचन पूरा करने वाली, जो प्रॉमिसेस टू डिलीवरी वाली बात है, वो वहां से स्थापित होता है कि 370 हटाएंगे, ये हम पहले से कहते थे। नहीं, ये तो मेरे को मेरी तरीके से मेरी बात कहने दीजिए, ठीक है। तो 370 हटाएंगे, ये हमारा एजेंडा था और उसको हमने पूरा किया। प्रॉमिसेस टू डिलीवरी, राम मंदिर बनाएंगे तो हमसे लगातार प्रश्न होता था। अभी आपने अडवाणी जी का फोटो दिखाया था, इसलिए बता रही हूँ कि भाई मंदिर बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, ये हम पर लांछन आती थी। तो अब हमने तारीख भी बता दी, शिलान्यास भी कर दिया, और 24 से पहले मंदिर भी बना देंगे।
अब यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए, ये बात हम कहते हैं, अपनी बात पे कायम है। 24 से पहले ये वचन पूरा होगा या 24 के बाद पूरा होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मगर ये वचन हमारा है और हम अपने वचन पर कायम हैं, ताकि देश में जो अव्यवस्था है अलग अलग चीजों को लेकर, वो अव्यवस्था समाप्त होनी चाहिए जी।